बीए द्वितीय वर्ष के वो समस्त छात्र छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालय मलसीसर में अध्ययनरत है और जिन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान ले रखा है, उन सब विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर, और आज मैं मुखातिब हूँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, पद की संवैधानिकता और कानूनी स्थिति क्या है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ क्या है, इनको लेकर तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से संबंधित। पिछला जो हमारा YouTube वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल की। तो आज हम ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो मुखिया है, जो प्रधान है, उस प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे, उस प्राइम मिनिस्टर की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का पद उन्हीं व्यवस्थाओं में पाया जाता है, उन्हीं शासन व्यवस्थाओं में, राज व्यवस्थाओं में पाया जाता है जहां संसदीय व्यवस्था होती है। क्योंकि ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था का जनक है, तो प्रधानमंत्री पद भी उसी देश की देन है, ब्रिटेन की देन है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। ब्रिटेन में जो नाम मात्र की और ग्लोरियस एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो है वहाँ का सम्राट, और जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है वो है वहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ की मंत्रिमंडल। तो आज के इस YouTube वीडियो में हम ब्रिटिश राज व्यवस्था की इसी वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री पद का आज अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार तो वहाँ की कैबिनेट गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कह दिया जाता है। मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सरकार काम करती है। एक विद्वान है R.H. क्रॉसमैन, वो लिखते हैं, युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहा है। मंत्रिमंडलीय शासन अब प्रधानमंत्री शासन बन रहा है, यानी ब्रिटिश राज व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ रही है, कार्य बढ़ रहे हैं, उसका महत्व बढ़ रहा है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण पद के ऊपर नियुक्तियां कैसे होती है, हम इसकी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के पद के ऊपर नियुक्ति की प्रोसेस क्या है। तो देखिए, अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद हम देखें तो हमें देखना होगा कि क्या शर्तें हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने की। पहली शर्त यह है कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स की जिसके पास सदस्यता होगी, यानी वहाँ का जो लोकप्रिय सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत में लोकसभा है, वैसे ही वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा, यानी लॉर्ड सभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यानी वहाँ ये परंपरा है, कोई कानूनी रूप से ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन एक परंपरा स्थापित हो गई है कि वही व्यक्ति बनेगा प्रधानमंत्री जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा।
भारत में भी ये परंपरा थी, लेकिन ये परंपरा टूट गई क्योंकि अपने यहाँ इंदिरा गांधी और देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से भी आए हैं, लोकसभा की बजाय राज्यसभा से आए हैं। लेकिन वहाँ ये परंपरा, इसका सुदृढ़ता से पालन किया जाता है कि प्रधानमंत्री वही बनेगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा। फिर प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त हो, जिस दल को। ब्रिटिश राज व्यवस्था में पिछले 50-60 साल से दो ही दल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, वो ज़्यादा परिलक्षित होती है। एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। यानी जिस पार्टी को बहुमत होगा उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे वर्तमान में वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री है जॉनसन, क्योंकि वहाँ जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको बहुमत प्राप्त है हाउस ऑफ कॉमन्स में। फिर जिस दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के व्यक्ति को सम्राट फिर प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सम्राट के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है क्या, कि क्या वो जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकता है क्या? तो नहीं। अगर हम वहाँ परंपरा के रूप में देखें तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसके दल को बहुमत होगा। तो सम्राट इसमें विवेक यानी अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। अगले बिंदु के रूप में हम ये देखें कि क्या वहाँ प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी कोई संवैधानिक स्थिति है क्या, कोई कानूनी स्थिति है क्या, ये देखते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन में चूँकि लिखित संविधान है नहीं, तो वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शुरुआत में कोई संवैधानिक स्थिति नहीं थी और आज भी नहीं है, क्योंकि संविधान ही नहीं है। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाद में चल के 20वीं सदी में ऐसे कुछ कानून जरूर बनाए जो प्रधानमंत्री के पद को कानूनी आधार प्रदान करते हैं। हम ये देखें कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद पैदा कैसे हुआ। बड़ी मज़ेदार बात है कि वहाँ 18वीं सदी में एक सम्राट था, सम्राट जॉर्ज प्रथम। जॉर्ज प्रथम को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए जब वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता था तो कैबिनेट के जो मंत्री थे वो इंग्लिश बोला करते थे, तो सम्राट को बड़ी दिक्कत आती थी। तो सम्राट ने कैबिनेट के जो सदस्य थे उनमें से ही एक व्यक्ति को यानी एक मंत्री को ये कहा कि आज के बाद मैं कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता नहीं करूँगा, मेरी अनुपस्थिति में आप कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने एक सीनियर मंत्री को कैबिनेट की अध्यक्षता सौंप दी और यही पदाधिकारी जिसे सम्राट ने कैबिनेट का प्रधान बनाया था, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा था, यही बाद में प्रधानमंत्री पद के उदित होने में सहायक रहा। यानी अब प्रधानमंत्री वो है जो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी नियुक्ति की गई 1721 में, और वो थे सर रॉबर्ट वालपॉल। तो ये ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर इस पद का जो पहला उल्लेख मिलता है वो इसके लगभग 150 साल बाद 1878 की बात है। यूरोप के
लोगों में, इन देशों में एक समझौता हो रहा था जिसे बर्लिन का समझौता या बर्लिन की संधि कहते हैं। ये 1878 की बात है। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड विकन्सफील्ड। विकन्सफील्ड जब उस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बर्लिन गए तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इंग्लैंड के सम्राट हैं क्या, क्योंकि उस समय अधिकांश देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और अधिकांश लोग वो सिर्फ राजतंत्र और सम्राट के बारे में ही जानते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हूँ। तो उन्होंने कहा ये कौन सा पद है? तब उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हिज मैजेस्टीज ट्रेजरी हूँ, यानी मैं राजकोष का प्रथम लॉर्ड हूँ। तो तात्कालिक जो भी वहाँ सम्राट बैठे थे वो लॉर्ड के बारे में जानते थे, ब्रिटिश की लॉर्ड सभा के बारे में जानते थे। तो अच्छा, आप हैं राजकोष के प्रथम लॉर्ड, जिनकी सम्राट ने नियुक्ति की है राजकोष संभालने के लिए। तब से ये नाम पड़ा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, उसके दो पदनाम हैं 1878 के हिसाब से। एक है राजकोष का प्रथम लॉर्ड और दूसरा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। बाद में 1937 में, यानी ये अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। 1937 में जब राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून बने तो इसे कहा गया प्रधानमंत्री व राजकीय कोष के प्रथम लॉर्ड। यानी हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी ये कहते हैं प्रधानमंत्री व राजकीय कोष के प्रथम लॉर्ड, यानी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी एंड प्राइम मिनिस्टर। ये है वहाँ के प्रधानमंत्री का पदनाम। अब हम देखें तो इसके अलावा और कोई उसकी संवैधानिक स्थिति नहीं है। उसके शक्तियों और कार्य का तो बिल्कुल भी कानूनी आधार नहीं है। कहीं भी ऐसा कानून नहीं है जो ये बताए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या है। एक विद्वान है ग्लेडस्टन लिखते हैं, इतने बड़े पदार्थ की इतनी छोटी छाया इतने बड़े संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती। अधिकारों और विशेषाधिकारों के औपचारिक दिखावे के बिना इतना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहीं भी दिखाई नहीं देता। बिना किसी कानूनी स्थिति के इतना शक्तिशाली व्यक्ति संसार के और किसी भी देश में नहीं है। अब हम अगले बिंदु के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों की चर्चा करेंगे। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। अगर हम सही नाम लें, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हिज मैजेस्टीज ट्रेजरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का प्रथम कार्य है मंत्रिमंडल का निर्माण करना और उसका कार्य संचालन करना। वही व्यक्ति मंत्री बनता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा पसंद किया जाता है। हालांकि मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट करता है, लेकिन सम्राट इसमें विवेक का प्रयोग नहीं करता। वो उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाता है जिनका परामर्श प्रधानमंत्री ने सम्राट को दिया है। इस संबंध में न तो उसके ऊपर कोई संसद की शक्ति है, न ही कोई दलीय पावर काम करती है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और फिर सम्राट उसी व्यक्ति को शपथ दिलाता है। यही नहीं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के साथ साथ उन्हें विभागों का वितरण भी करता है। कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, ये विभाग वितरण भी प्रधानमंत्री ही करता है। इसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल का कार्य संचालन है
वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तो उसका एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों पे चर्चा होगी, ये भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही तय करता है। कोई भी मंत्री अगर कोई मुख्य प्रस्ताव लेके आता है कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट की बैठक में, तो प्रधानमंत्री से पूछ के ऐसे प्रस्ताव लाता है, पहले पूछता है प्रधानमंत्री से। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंत्रिमंडल के निर्माण के साथ साथ मंत्रिमंडलीय नीति निर्धारण में भी प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। उसी के विचार है वो निर्णायक होते हैं। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल का निर्माण ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का अंत भी प्रधानमंत्री के ही हाथ में होता है। ब्रिटेन के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं लोस्की, वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह मंत्रिमंडल के निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। मंत्रिमंडल को पैदा करना और मंत्रिमंडल का अंत करना ये प्रधानमंत्री के ही हाथ में होता है। अगर किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है तो हालांकि सम्राट के अधिकार में है, यानी सम्राट किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाता है, लेकिन सम्राट तभी हटाता है जब प्रधानमंत्री उससे ऐसा करने के लिए कहता है। यानी ब्रिटिश सम्राट अपनी मर्जी से किसी मंत्री को मंत्रिमंडल से नहीं हटा सकता। इस संबंध में उसे प्रधानमंत्री ही कहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री चाहे तो कितने भी मंत्रियों को हटा सकता है, कितने भी प्रधानमंत्री नए बना सकता है। 1981 की बात है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी श्रीमती मार्गरेट थैचर, जिन्हें हम लौह महिला कहते हैं ब्रिटेन की। उन्होंने एक साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और 10 मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर दिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इट मीन्स मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल करना है ये प्रधानमंत्री के हाथ में है। और यही नहीं, अगर पूरे मंत्रिमंडल का एकदम से अंत करना है तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देते ही पूरी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अब हम अगले बिंदु के रूप में देखते हैं कि प्रधानमंत्री का शासन पर कितना नियंत्रण होता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से वहाँ सम्राट प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहार में देखें तो वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ही होता है। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, मंत्रियों को निर्देश देना, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, विभिन्न राजकीय पदों के ऊपर कार्य वितरण करना, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। चाहे कोई विश्व बनाना हो, विदेशों में राजदूत नियुक्त करना हो, न्यायाधीश की नियुक्तियां हो, विभागीय प्रमुख बनाने हो, नौकरशाही प्रमुख बनाने हो, उपनिवेशों के गवर्नर बनाने हो, अधिकांश पदों के ऊपर जो नियुक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के ऊपर ही होती है, उसकी अंतिम सहमति से ही होती है। तो हमने देखा कि शासन पर पूर्ण नियंत्रण होता है प्रधानमंत्री का। इसके साथ साथ विदेशी संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। परराष्ट्र के जो संबंध हैं उनमें अंतिम जो संचालन है कार्य का वो प्रधानमंत्री ही करता है। हालांकि इस कार्य के लिए वहाँ विदेश सचिव होता है, वहाँ मंत्री नहीं कहा जाता, वहाँ मंत्रियों को सेक्रेटरी कहा जाता है। हालांकि सचिव है वहाँ विदेश का, लेकिन मुख्य जो कार्य है वो प्रधानमंत्री ही करता है। इसके अलावा वहाँ प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का नेतृत्व करता है। लोकप्रिय सदन है वहाँ का, लोक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त होगा, जिसके दल को, उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो जो भी कानून बनते हैं
जो भी सरकारी विधेयक आते हैं वो प्रधानमंत्री की देख रेख में ही आते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रह चुके हैं रैमजे म्योर, जो खुद बहुत बड़े विद्वान हैं, वो लिखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त है जितनी कि संसार में अन्य किसी भी संवैधानिक शासक को नहीं है। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। जब तक लोक सदन में उसके दल का बहुमत रहता है वह ऐसे कार्य करता है जो कि एक राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वह विश्वास के साथ पहले से ही वचन दे देता है कि अमुक संधि कर ली जाएगी, उसे संपुष्टि प्रदान कर दी जाएगी, कि संसद के द्वारा अमुक कानून पास कर दिया जाएगा अथवा अमुक धनराशि स्वीकार कर दी जाएगी। क्योंकि ये जो भी वादे करता है प्रधानमंत्री, उसे पता है कि उसके दल को बहुमत है, इसलिए इन्हें कानूनी रूप में वो परिवर्तित करवा लेगा। इसलिए वो हर चीज़ बड़े दावे के साथ कह सकता है। जबकि अमेरिका में जहाँ राष्ट्रपति शक्तिशाली है वो भी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण है। वहाँ कानून निर्माण में राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं होती, जबकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कानून निर्माण में और कानून क्रियान्वयन दोनों में। छोटी सी चर्चा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल व सम्राट के बीच की कड़ी होता है। सम्राट को मंत्रिमंडल के निर्णयों के संबंध में सूचनाएं देना और सम्राट की जो इच्छाएं हैं उनको मंत्रियों को बताना, ये प्रधानमंत्री का कार्य है। तो आज इस वीडियो में हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश राज व्यवस्था से संबंधित कुछ और मुद्दों की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूट्यूब वीडियो, तो आप इसे लाइक करें। आप अपना जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।